यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली इलाका। भैंसवाल गांव के निवासी विनीत चौधरी यूं तो रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो कुछ जल्दी में हैं। उनके खेत से कुछ ही दूरी के फासले पर हजारों की तादाद में उनके और आसपास के गांव से आए किसान इकट्ठा हो रहे हैं। काम निपटाकर उन्हें भी किसान महापंचायत में जाना है। आपको क्या डर है कि जब ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा आपके जीवन में? हमारे जीवन का तो जी बहुत, इसमें कानून बहुत खराब रहेंगे हमारे लिए आगे चल गए। अभी मैं आपको पहले बता रहा था कि जैसे फसल खराब होगी कुछ जरा सी भी, ये प्राकृतिक आपदाएं के ऊपर है। तो अगर कोई आपदा आ गई जरा सी भी, क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए सीड की किसी की भी जो हम तैयार कर रहे हैं फसल, तो वो लेंगे नहीं हमारे से, हम कहाँ लेके जाएंगे उसको। अब जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ बुआई हो रही, अब समय पे बारिश होगी, जब गेहूँ पक गया दाना काला हो जाएगा उसका। अब काला दाना तो वे लेंगे नहीं, उन्हें तो फाइन क्वालिटी चाहिए बिल्कुल उसमें, तो हम कहाँ जाएंगे उसको लेके। ये आगे चल के हमें बड़ी दिक्कतें बनेंगी इनमें। अब तो हमारी सरकार जो है ले लेती है, जैसा भी लेती है, खराब है उसका रेट थोड़ा कम करके कर लेती है, लेकिन फिर तो कुछ रास्ता नहीं रहने का हमारे पास। कोरोना में टूटी आर्थिक कमर, बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी के बीच महीनों से अटका गन्ने का भुगतान कृषि कानूनों के प्रति गुस्सा और डर दोनों को ही दोगुना कर रहा है। बहुत कुछ खो गया है, बहुत कुछ खो रहा है और बाकी खो जाने के भय ने सड़कों पर आने पर मजबूर किया है। तो ये आंदोलन चल रहा है, अब इस आंदोलन को भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं अब कहाँ जा रहा है ये आंदोलन? आंदोलन अब सही दिशा में चला जी। अब 26 तारीख के बाद अब सही दिशा में चला जी बिल्कुल। पहले वही था कि मैं बताया कि यहाँ गन्ना का खेती है ज़्यादा, गन्ने की खेती की वजह से यहाँ रोज का काम है कि आप जो है गन्ना छिलाई हुई फिर मिल में लेकर जाना, हमारा डेली का काम है ये। तो टाइम निकल नहीं पा रहा था। अब घर से सभी एक आदमी का सब काम ना वो कर दिया कि एक आदमी घर से जाएगा। अब इसलिए आदमी काम यहाँ हम करेंगे, एक आदमी भी करेगा, वो 2 आदमी करे, एक करेगा, जैसे भी करेगा। विनीत जी, आपने हमें बताया कि अब ये तय हो गया है कि हर गांव, हर घर से एक व्यक्ति निकलेगा। कैसे संभव हो पाता है ये? बस करेंगे जी, मैनेज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जहाँ घर में 2 आदमी है, एक आदमी वहाँ चला जाएगा। जिस घर में एक आदमी है वो कर लेगा, वो कभी चला जाएगा, कभी आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे सब। जिन घरों के वोटों की ताकत ने नरेंद्र मोदी को सत्ता का ताज पहनाया, आज उन्हीं घरों से दूध, सब्जी, पैसा और लोग लद कर दिल्ली जा रहे हैं। जिस सरकार को बनाया, उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने। पहले पंजाब और फिर राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले कई महीनों से डेरा डाले किसान सिर्फ अपने रोजगार या भविष्य की चिंता में ही अपना खून नहीं सुखा रहे हैं, अपनी हड्डियां नहीं गला रहे हैं, बल्कि पोस्टरों, भाषणों और नारों से देश को, देश की सोई हुई आवाम की चेतना को जगा रहे हैं। तो ये जो अभी जो संघर्ष है, आप लोग पूरा समर्थन करेंगे? पूरा जब तक नहीं मानेंगे हम पूरा समर्थन देते रहेंगे जी। नहीं रुकेंगे जब तक चाहे हम खत्म भी हो जाओ, सारे बलिदान भी हो जाओ, चाहिए हमारा, चाहे मैं ही बलिदान हो जाऊँ जी। मैं अपने आप कह रहा जी, मैं बलिदान हो जाऊँ, मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊँगा वहाँ। 70 साल की उम्र है जी मेरी भी जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊँगा वहाँ, मैं भी लड़ूँगा जाकर। अड़ते रहेंगे जी, खर्चा भी जा रहा, दूध भी जा रहा, पैसा भी जा रहा, रोज़ पैसे बठले हो रहे, जिसे जितना कहा जाए उतना दिया जा, चाहे वो कहीं तक लिया कर दे, मजदूरी करके तो कुछ भी करो, पैसा दे दे। लेकिन इस आंदोलन में छिपी सियासी विडंबनाओं को नजरअंदाज करना हमारे समय की तल्ख सियासी हकीकत से मुंह फेरना होगा। कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाया जाना, तमाम नागरिक अधिकारों को सस्पेंड करके बलपूर्वक राज्य का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट देना, नागरिक संशोधन कानून यानी CAA को संसद की मंजूरी, NRC की फहरिस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बिना जनता को भागीदार बनाए मनमाने ढंग से उनके भाग्य का फैसला किया गया। विरोध की किसी भी आवाज को सरकारी दमन से कुचला गया। पुलिस का कहर JNU से लेकर जामिया और AMU तक बरसा।
100 दिन चला शाहीन बाग आंदोलन भी सरकार को टस से मस न कर सका। अब की बार मोदी सरकार से लेकर मोदी मुर्दाबाद के नारों तक का सफर कुछ ही हफ्तों में तय हो गया। लेकिन अब की बार ये नारे दूर दराज श्रीनगर की डल झील से नहीं, शाहीन बाग की तंग गलियों से नहीं, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के ये स्वर हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांवों के नुक्कड़ों से निकल रहे हैं। तो दिलचस्प बात ये भी है और दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि हम जो यहाँ पर मौजूद हैं ये जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल डिसेंटर्स वो नहीं हैं, बल्कि ये एक कोर वोट बेस रहा है भाजपा की पूरी राजनीति का। 2014 से पहले के दिनों में जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, 2013 के दंगों के बाद से पूरा ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, यहाँ भारी भरकम तरीके से एक तरह से देखा जाए भाजपा के लिए लोगों ने, किसानों ने वोट किया, जाटों ने वोट किया और जितनी भी जिसे गन्ना राजनीति, गन्ना पॉलिटिक्स कहा जाता है, इसमें जो और दूसरी पार्टियां थीं आरएलडी से लेकर और बाकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो सब एक तरह से भाजपा की उस पूरी जो एक सैफरन जो एक वेव थी उसमें एक तरह से पिस के रह गए। लेकिन अब क्या ये एक नया दौर माना जाए राजनीति का? नवीन जी, मुझे मालूम नहीं है कि आप ये जवाब देना पसंद करेंगे इस बात का, नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया कि आप भी एक भाजपा वोटर रहे। क्या आपको लगता है कि तब क्यों भाजपा के लिए वोट किया था और अब क्यों नहीं करेंगे आप? जब जो है वो 2013 में दंगे करा के सरकार के कराए हुए थे सब ये, लेकिन भाजपा ने फिर जो है उसको रंग अलग दे दिया, उसमें बह गए सब। और एक उम्मीद थी कि अच्छा करेगी सभी के लिए, लेकिन किसान को तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। 3 साल हो गए गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रहे, किसान का तो बिल्कुल कहीं भी सोच ही नहीं रही सरकार। तो अब क्या करें उसके साथ रह गए ऐसी सरकार के। नहीं, हम इस समय थाना भवन में हैं। सुरेश राणा यहाँ के एमएलए हैं। वो ना सिर्फ मतलब उनके दंगों में भी नाम आया था, मगर वो गन्ना मंत्री भी है। तो गन्ना मंत्री है और अभी आप हमें कह रहे थे कि गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके बारे में अब ज़रा बताएं, आप अपनी आवाज़ लेकर अपने एमएलए के पास नहीं गए? बहुत बार। और शामली जिले में 3 फैक्ट्री हैं शुगर मिल, तीनों का ही पेमेंट सबसे लेट है और सभी फैक्ट्रियों का पेमेंट होगा। मंत्री जी को ये भी तो ध्यान करना चाहिए कि उनके जिले की मिल पीछे है सबसे। जब से ये नई सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, उस समय आपको लग रहा है ज़्यादा नुकसान हो गया किसानों का? बिल्कुल नुकसान है ज़्यादा। मतलब किस आधार पे कह रहे हैं आप नुकसान, वो हमें जानना। अब ये देखिए आप, समझाएं हमें ज़रा। 17-18 में डीजल 54 रुपये करीब था, 54-55 रुपये। आज कहाँ पे 76-77। लागत बढ़ गई। डीएपी कहाँ थी, यूरिया कहाँ था, पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो गए और हमारी फसल का दाम बढ़ा नहीं, तो हम कैसे प्रॉफिट में ले लें सरकार से? और लेट भी चल रहा है पेमेंट तो आई नहीं, आज लेट क्या बस पेमेंट। इस साल की आधी फसल आपको लास्ट पेमेंट कब मिला था अपने फसल का? अभी करीबन 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन हो गए थे, तो मिल रहे हैं ना मगर payment? बहुत धीरे धीरे। वो लास्ट ईयर का। अच्छा, ये जो 20 दिन पहले मिला था वो पिछले साल का और अभी भी बचा हुआ है। 1.5 महीना करीब अभी बचा है पिछले साल का। आधी फसल हमने डाल दी, अब उसका तो कोई पता ही नहीं अभी कब आऊगा। वो शुगर मिल क्या कह रही है कि क्यों पेमेंट नहीं दे पा रही है? चीनी मंदी है, हम इस वजह से नहीं कर पा रहे, उनका तो यही बहाना है बस। सरकार का जो बीच में जो मीडिएटर होता है, वो जो उनका कोई रोल नहीं है? नहीं, इसमें कोई किसी का कोई वो नहीं कर रहा, किसान के बारे में सोच ही नहीं रहा कोई भी। विनीत चौधरी और उनके दादा दोनों ही भाजपा समर्थक भी हैं और वोटर भी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट दिया और 2017 में आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री भी बनाया। कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ भी रहे और सीएए का समर्थन भी किया, लेकिन अब अपने ही वोट से चुनी सरकार की बेरुखी पर परेशान कम है, हैरान ज्यादा। पहली बार समझ में आ रहा है कि जब सरकारों को अलोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने और नाइंसाफी करने की छूट मिल जाती है तो इससे सिर्फ पड़ोसी ही नहीं झुलसता, बल्कि आग अपने घर तक भी पहुंच सकती है। कोरोना काल में कानून बने जिन्होंने, उसमें इन्होंने वो कर दिया। पूछा किसी नेता से किसान के हैं या कहीं उस पर टीवी दिखाया हम कहीं कानून बनाए 3, तो कोरोना काल में कर किसे अखबार तो जनता बद है कब्रू में, किसी को पता लगा अभी वहाँ जाए किसान सब। मगर ये बहुत सारी जगह में जो सरकारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मतलब ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश की छवि खराब कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये तो देशद्रोही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अजी देशद्रोही तो अपने आप हो रहे, देशद्रोही तो होना पड़ेगा। जब इन्हें भूखे नहीं मिलेगा तो कहाँ जाकर भूखा उपद्रव करेगा है? उसको देशद्रोही कह लो, चाहे अपनी मांग कह लो जी। ये तीन कानून है, इतने खतरे नहीं होने, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रहो, चाहे कुछ कहेंगे जी फिर देशद्रोही है। अपने हुक्के की गुड़गुड़ाहट से
दिल्ली के तख्त ताज हिला देने का गुमान रखने वाले इन बुजुर्ग किसानों की आवाज में अपनी घटती सियासी हैसियत का सोग भी गूंज रहा है और सांप्रदायिक बंटवारे के अपराध बोध का बोझ भी। ये जो चरण सिंह जी की राजनीति थी, जो यहाँ पर महापंचायतों में हर धर्म के और हर जात के लोग स्टेज पर बैठा करते थे, 2013 में ये चीज़ ख़त्म हो गई। जो मुसलमान किसान हैं उनको एक तरीके से बाहर निकाल दिया गया। तो आपको लगता है उस ज़माने से आज के दिन में कुछ बदलाव आया है? अजी पहला जो है भड़काऊ भाषण दे कर दूसरी पार्टियों ने ये किसान मजदूर सब गिरा दिए, तितर कर दिए, मुसलमान बगल कर दिए, झगड़े करवा दिए आपस में, उल्टी नीची बात कह गए, तुझे कुछ कहे मुझे कुछ कहे, अब लड़ाई झगड़े करवा तुड़वा दिए, अब फिर एक हो रही सब। किसान इस बात को समझ गया है कि ये जो राजनीति है अब चलेगी नहीं। तोड़ फोड़ की राजनीति है ये सब। मतलब हिंदू और मुस्लिम होने के लिए वो वोट नहीं देंगे? नहीं, वो कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे जी इलेक्शन में। वो नहीं, वोट देने के समय वो नहीं सोचेंगे, वो मतलब यहाँ का आदमी किसान होकर वोट देगा या हिंदू या मुसलमान? कौम में किसान है जी, सब 36 कौम में किसान है, चाहे कोई सी भी कौम है वहाँ 36 कौम में किसान है, बंगी भी किसान है, हरिजन भी किसान है, मतलब 36 कौम किसान है, पंडित जी भी किसान है, नाई भी किसान है, बहुत सी जगह गुज्जर भी किसान है, जाट भी किसान है, तो नहीं थोड़ा जाट किसान है जी, तो 36 कौम किसान है। मुस्लिम भी किसान है? मुस्लिम भी किसान है, बड़े बड़े किसान हैं जी, सारे हिंदुस्तान में, यहीं कहा भैंसवाड़ में, सारे हिंदुस्तान में है जी। तो काला साथ होकर वोट करेंगे है अजी, सब साथ हैं मिलकर। भारत का संविधान यूं तो संघीय ढांचे पर आधारित है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में इस हद तक सत्ता का केंद्रीयकरण किया कि 130 करोड़ लोगों के भाग्य का हर फैसला एक मुश्त तरीके से किया गया। किसान आंदोलन के साथ पहली बार महापंचायतें अब देश की राजनीति को हिला रही हैं। सत्ता की धार ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। संसद और अदालतों जैसी संस्थाओं का सत्ता के प्रति नतमस्तक होते देखना, नीलकंठ की तरह इस सच्चाई को पी जाना और सरकारी मीडिया के नेशनल नैरेटिव को ध्वस्त करने का मादा रखने वाला यह आंदोलन गांव की दहलीज लांघ चुका है। कानून वापस हो या न हो, इतना तो तय है कि अधिनायकवाद के गर्त में गिरती हमारी राजनीति को इस आंदोलन ने पूरी ताकत से उछाल दिया है। नागरिकता व नागरिक अधिकारों के विमर्श को लोकतंत्र के केंद्र में वापस स्थापित कर दिया है। बदलाव की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।